अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज पर। देखिए एमसीक्यूज के अंदर ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन। तो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। और दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टारगेट। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो नेचर ऑफ टारगेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए। लाइटर एलिमेंट से एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या है, बोथ बी एंड सी, बिकॉज दे आर डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एज वेल एज नेचर ऑफ टारगेट। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि टारगेट मटेरियल यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो टारगेट मटेरियल यूज होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखें उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, इसका मतलब हैवी एलिमेंट हो, और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आता है इतनी एनर्जी लेकर, तो वो एनर्जी उस मेटल को मेल्ट कर सकती है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हाई होने का मतलब हैवी एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हमने टंगस्टन, कैडमियम और मोलिब्डेनम की बात की थी, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाई होता है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक while conducting a medical imaging test। तो कंडक्ट मेडिकल इमेजिंग टेस्ट के अंदर क्या जो है वो ड्रॉबैक होता है, तो वो ड्रॉबैक है एक्चुअली एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन का। अब यहाँ पर ये होता है कि अगर रेडिएशन ज्यादा एक्सपोज होती हैं तो उससे वो जाकर आयनाइज कर देती हैं मटेरियल को। तो इसलिए एक्सपोजर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे होते थे तो हम यही कहते थे कि अल्ट्रासाउंड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका एक्सपोजर जो है वो क्या है, कम है। In an experiment, high-speed electrons emitted from the cathode are accelerated through a potential difference of 20 kilovolt. Find the minimum wavelength of X-rays produced। आपने बताना है कि मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी एक्स-रेज की। देखिए इसको हमने जो था वो इसकी इक्वेशन के अंदर सॉल्व किया हुआ है कि लैम्डा मिनिमम इक्वल होता है एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 किलो वोल्ट। तो 20 किलो वोल्ट आपको गिवन है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं 6.63 एक्सपोनेंट -34, अच्छा, और सी की वैल्यू क्या है, तो यह है स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 एंड डिवाइडेड बाय जो ई की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और जो पोटेंशियल है वो है 20 किलो वोल्ट। तो 20 किलो को क्या लिख सकते हैं, 1000। ठीक है जी। तो अब इससे क्या कर सकते हैं, आप लैम्डा को सॉल्व करें और देखें क्या आंसर आता है इसका। 6.215 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, 6.2 एक्सपोनेंट -11। अच्छा, अब ये सर मीटर में। जी जी। सर हमने एक्सप्रेशंस फॉर लेप्टा मिनिमम के बाद कोई टॉपिक नहीं। हाँ, ये हमने एक्सरेस की इक्वेशन के अंदर इसको हमने ड्राइव किया था ना। मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। हमने इसको इस तरह लिखा था कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती थी। ठीक है ना, एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसे हम क्या लिखते थे, एच एफ मैक्स। ठीक है। अब अगर यहां से मैं एफ मैक्स की जगह क्या लिखूं, सी अपॉन लेमडा मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या होते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो यही रिलेशन बन गया ना, लेमडा मिनिमम निकालूंगा तो एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब ये डेसिमल को अगर मैं पीछे लेकर आऊं तो ये 0.62 एक्सपोनेंट -10 हो जाएगा।
और एक्सपोनेंट -10 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ सर 0.62 एंगस्ट्रॉन जो है वो इसका क्या होगा आंसर। अब जरा देखें कि हमारा जो आंसर है वो ये 0.618, ये तकरीबन जो है वो आपके आंसर के करीब करीब है। 0.62 और 0.618 तकरीबन क्या है, सेम एंगस्ट्रॉन के अंदर इसकी क्या है वैल्यू है, ठीक है। फिर कहते हैं इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेटेड through a very high potential difference strike a metal target, the potential difference is increased, the speed of emitted x-rays। तो कहते हैं एक्सरे ट्यूब है और वो बहुत हाई पोटेंशियल के साथ क्या होती है, एक्सेलरेट करवाती है इलेक्ट्रॉन को जब ये मेटल को जाके टारगेट करता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंक्रीज करने से बताएं स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या वो इक्वल होगी, या फिर डिपेंड करेगा टारगेट मटेरियल पे। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन तमाम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये पोटेंशियल को इंक्रीज करने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास हो गया एमसीक्यूज। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आपके पास थ्योरेटिकल से रिलेटेड है, लेकिन इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए शुरू में इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एबिलिटी है सर्टेन मटेरियल की कि जब उनको प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं ऑन अप्लाइड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। जबकि इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, इसका उल्टा था। द मटेरियल कैन आल्सो जनरेट स्ट्रेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस इज कॉल्ड इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें अगर हम कहें तो दिस इफेक्ट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। It causes a shift in material's internal charge distribution and causing a physical deformation of the material। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ साउंड यूज्ड इन माइक्रोफोन्स एंड सेंसर्स। यहाँ पर आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड यूजेस रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट। A piezoelectric transducer convert electrical energy to extremely rapid vibration। ये बात हमने अल्ट्रासाउंड के अंदर की थी, बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंटिन्यूअस एक्सरे एंड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। हमने टाइप्स ऑफ एक्सरे के अंदर ये बात पढ़ी थी। कंटिन्यूअस एक्सरे क्या कहलाता है, ब्राम्स्ट्रालंग प्रोसेस, इसे ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन भी कहते थे। और दूसरी टाइप की रेडिएशन क्या थी, जिन्हें इनर शेल ट्रांजिशन कहते थे, वो कहलाती थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अ हैवी टारगेट मेटल। जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती थी, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन प्लेस इन अ हैवी टारगेट मेटल। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होती थी, ड्यू टू सडन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो जो कंटिन्यूअस आपके पास एक्सरेज होती है उसमें स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस को हमने पहले पढ़ा था जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, तीन किस्म के, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है तमाम वेवलेंथ जो है वो कंटिन्यूटी से चल रही है, उसमें कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अंदर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अंदर डिस्क्रीट एंड शार्प लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, फॉर्म हुए हुए। तो इसके अंदर यही होता है कि आपको एक सेपरेट लाइन मिलेगी और एक सेपरेट वेवलेंथ पर आपको वो लाइन ऑब्जर्व होगी। फिर इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है डिसेलरेशन पर, कि कितना इलेक्ट्रॉन में डिसेलरेशन हो रहा है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिपेंड करता है टारगेट एटम के ऊपर, कि उसके अंदर जो एटम में ऑर्बिट्स है उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है। फिर it is affected by voltage spectrum shift to shorter wavelength, higher energy if the voltage is increased, जबकि it is not affected by voltage। तो ये आपके पास जो पीछे से आने वाले वोल्टेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी और जब वो डिसेलरेट करेगा तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो होगी वो एमिट आउट भी करेगी। फिर इसके अंदर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ एक्सरे, एक्सरे का पर्पस क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि एक्सरे एक्चुअली होती क्या है, ये बात हमने पढ़ी थी कि एक्सरेज जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन और एक्सपोनेंट -10 मीटर, इट इज द साइज ऑफ एन एटम। तो शॉर्टर वेवलेंथ
makes them ideal for studying the internal structure of material, especially at the atomic and molecular level. तो इसका पर्पस क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ये आइडियल है किसी भी मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर पढ़ने के लिए ये क्या है? आइडियल है। यही इसका पर्पस है। तो ये कहाँ यूज होता है? मेडिकल इमेजिंग में, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, इन रेडियोथेरेपी टू किल कैंसीरियस सेल, सिक्योरिटी स्कैनिंग में एट एयरपोर्ट्स एंड कस्टम्स, जो भी आपके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है वो सिक्योरिटी कैमरास जो होते हैं उसमें यही एक्सरेज होती है, यूज की जाती हैं क्योंकि ये पेनिट्रेट कर सकती हैं। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में टू चेक वेल्डिंग जॉइंट्स एंड इंटरनल क्रैक्स, और साइंटिफिक रिसर्च में इन क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे आर यूज टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए हम एक्सरेज को क्या करते हैं? यूज। तो दीज आर द पर्पस ऑफ एक्सरे। फिर एक्सरे कैन इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड एक्सरे कैन बी डायफ्रैक्टेड। तो देखिए क्योंकि एक्सरे की वेव नेचर होती है तो एक्सरेज जो होती हैं वो डायफ्रैक्ट भी कर सकती हैं, और एक्सरे जो होती है वो जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल सरफेस से टकराते हैं तो वो एक्सरेज क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती है। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस में हमने ये पढ़ा कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। X-ray consists of high energy photon. When these photons strike a metal surface, their energy can knock electrons out of the atom. ये बात हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ी थी कि जब लाइट जाके मेटल से हिट करती है तो उन मेटल के अंदर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एमिट आउट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज क्लियर एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ एक्सरेज। बट डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? कि एक्सरेज की नेचर क्या है? वेव नेचर है। तो एक्सरेज आर टाइप ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with the wavelength of order exponent minus 10 meter. This is the size of an atom similar to distance between atoms in a crystal lattice. Shorter wavelength makes them ideal for studying internal structure of material. ये बात ऊपर भी हमने डिस्कस की। So as they pass through a crystalline structure, they undergo diffraction and form interference pattern. This behavior confirms wave nature of X-ray. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपको उसने बता दिया कि एक प्रोसेस में आपको पार्टिकल नेचर नजर आ रही है और एक प्रोसेस में आपको उसकी वेव नेचर क्या हो रही है? वो शो हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, why X-rays have different properties from light even though both originate from orbital transition of electron in excited atom. तो अगर मैं एक्सरेज और लाइट रेज की बात करूं तो क्योंकि दोनों है तो लाइट ही, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है? तो देखिए दोनों की एनर्जी के डिफरेंस की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है। तो विजिबल लाइट and X-rays are produced from orbital transition, but they have different characteristics because originating from different energy level as mentioned below. तो क्योंकि इनके एनर्जी लेवल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनमें से जो एनर्जी इमिट आउट होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक्सरेज और लाइट रेज की बात करें तो इनका जो ओरिजिन होता है वो इनर शेल ऑफ एटम है, जबकि लाइट रेज क्या है? आउटर शेल ऑफ एटम के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनर शेल है तो इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, इसी वजह से हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती है जिन्हें हम एक्स रेज कहते हैं। तो आप देख लें, लार्ज एनर्जी डिफरेंस वाइल ट्रांजिशन, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस वाइल ट्रांजिशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? हायर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोड्यूस फोटॉन्स विद हायर फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी ट्रांजिशन प्रोड्यूस फोटोन विद लो फ्रीक्वेंसी। फिर वेवलेंथ की अगर बात करें तो हायर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोड्यूस फोटोन विद शॉर्टर वेवलेंथ एंड लो एनर्जी ट्रांजिशन प्रोड्यूस फोटोन विद हायर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस है एक्स रेज और लाइट रेज का, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है तो वो एमिट आउट जो होते हैं तो उसमें ट्रांजिशन डिफरेंट होती है, इस वजह से उनकी इमिशन भी डिफरेंट होती है। फिर यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन? यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन से मुराद ब्राउन-स्टालन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंटिन्यूअस एक्सरे कहलाती हैं जिसे हम ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के साथ तो इलेक्ट्रॉन की अंदर डीसिलरेशन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल टुवर्ड्स अ टारगेट न्यूक्लियस इन द एक्सरे ट्यूब। इट हैज कूलम इंटरेक्शन विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव न्यूक्लियस. Because of the concentrated positive charge, the interaction with the nucleus is very strong.
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन according to classical theory of electromagnetism, an accelerated charge emits radiation called Bremsstrahlung, या जर्मन में इसे हम रेडिएशन, ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं, और ब्रह्मस्ट्रालिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे। तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिसेलरेशन, इसकी जो एनर्जी होती है वो डिसेलरेशन पे डिपेंड करती है, और इट इज अफेक्टेड बाय वोल्टेज। स्पेक्ट्रम शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। तो जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो और शॉर्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। चले अब हम इसकी न्यूमेरिकल्स को देखें कि when electrons are accelerated through a potential difference of exponent 5 volts in an X-ray tube, calculate the minimum wavelength X-ray produced। अब देखें आपको क्या गिवन है, आपको जो है वो पोटेंशियल गिवन है, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, एक्सपोनेंट 5 वोल्ट। पोटेंशियल है एक्सपोनेंट 5 वोल्ट, और आपसे कहते हैं ये बताएं कि वेवलेंथ जो है लैम्डा मिनिमम वो क्या होगा। तो इसके लिए अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ी हुई है, अभी एमसीक्यूज में भी इसे सॉल्व किया था। तो क्या था, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच की वैल्यू क्या है, 6.63 एक्सपोनेंट -34 C3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय जो E है वो है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और जो V है वो कितना है, तो वो है 10 की पावर 5। इसे सॉल्व करें और लैम्डा मिनिमम क्या होगा बताएं। 1.2 एक्सपोनेंट -11। ठीक है जी, 1.2 एक्सपोनेंट -11 मीटर, ये इसकी क्या हो गई, वेवलेंथ। और तो इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास ये वेवलेंथ, पोटेंशियल या फिर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। अब देखें इसी क्वेश्चन के अंदर दोबारा से वो कहते हैं what will be the minimum wavelength of X-ray produced if the wavelength electron were slowed down by the target? The potential difference across the X-ray is 4000 volt। अगेन आपको क्या दे दिया, पोटेंशियल, और वो कितना है 4000 वोल्ट, और आपसे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम आपने क्या करना है, कैलकुलेट। दोबारा से वही काम करेंगे। सोल्यूशन, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच की जगह वही 6.63 एक्सपोनेंट -34, सी की जगह 3 एक्सपोनेंट 8, और डिवाइडेड बाय ई की जगह 1.6 एक्सपोनेंट -19, और पोटेंशियल की जगह 4000। 2.95 एक्सपोनेंट -10 है। 2.95 एक्सपोनेंट -10। ठीक है जी, तो इसको अगर हम चाहें तो 2.95 को राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं, 3 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर, बिल्कुल सही है। चले अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाए इसके, क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल, एक असाइनमेंट था, और दो ही इसके क्या है, न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल के अंदर अगेन वही काम करना है। उसने आपको पोटेंशियल दे दिया 3000 वोल्ट, ठीक है, और आपसे कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ। लैम्डा मिनिमम क्या करना है, कल देखें वही सारी चीजें, रिपीटेड क्वेश्चन है। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंट -34, सी 3 एक्सपोनेंट 8, और डिवाइडेड बाय ई की जगह पे क्या आ जाएगा, 1.6 एक्सपोनेंट -19, और पोटेंशियल 3000 है। 4.14 एक्सपोनेंट -10। 4.14 एक्सपोनेंट -10, बिल्कुल ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वोल्टेज। अच्छा अब इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और अब उसने आपको लैम्डा नहीं कैलकुलेट करने के लिए कहा, आपसे कहा है बताएं वोल्टेज क्या होगा ऑफ एक्सरे ट्यूब through which an electron must be accelerated in order to generate the continuous X-ray of exactly 0.1 नैनोमीटर। यानी वेवलेंथ तब आपको दे दी है,
0.1 नैनोमीटर एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर, और आपसे कहते हैं पोटेंशियल निकाला। तो कोई मसला नहीं है, वही क्वेश्चन है, वही आपके पास टॉपिक जो इक्वेशन है उसी को हम यूज करेंगे। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से वोल्ट आपने कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन हो जाएगा एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो जो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच की जगह आ जाएगा 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, और जो सी है वो 3 एक्सपोनेंट 8 है, डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और लैम्डा मिनिमम कितना है, तो 0.1 एक्सपोनेंट माइनस 9। जी, 12431.25। 1.25। यस। ठीक है जी, और ये आपके पास किस में है, वोल्ट में है। तो अगर आप इसे डिस्प्लेस करें 2 डिजिट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, या 3 डिजिट तक अगर डिस्प्लेस करें तो ये हो जाएगा 12.43 किलो वोल्ट, जो कि आपकी बुक में जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ किलो वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर मैं डिस्प्लेस करूं 3 डिजिट, तो के आपके पास क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, जैसे हम किलो वोल्ट के अंदर लिख सकते हैं 12.43 किलो वोल्ट। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर जो था जिसके अंदर हमने एक्सरे का टॉपिक जो था वो डिस्कस करना था, वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो कोई जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।